दोस्तों आज मैं आपको ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इम्मू और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद इम्मू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के भोपाल की है। 5 अगस्त 2023 को दोपहर के करीब 12:30 बजे का समय था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला मंदिर इलाके की लीलाधर कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने काम में व्यस्त थे। तभी किसी महिला की चीख पुकार की आवाज़ सुनते ही आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। अफरा तफरी के बीच कुछ लोग एक मकान की तरफ बढ़े। इस बीच महिला की चीखों की आवाज़ सुनकर आसपास के दूसरे मकान में रहने वाले लोग भी आ गए। महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज़ एक मकान के ऊपर की मंजिल से आ रही थी, लिहाजा लोग बाहर की सीढ़ियों के सहारे छत पर पहुंच गए और उस घर के दरवाजे को बाहर से पीटने लगे। कुछ ही देर बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला तो 2 नकाबपोश महिलाओं ने चाकू दिखाते हुए भारी आवाज़ में कहा, खबरदार कोई आगे आया तो जान से मार देंगे। एक महिला के हाथ में खून से सना चाकू देखते ही वहां मौजूद लोग थोड़ा घबरा गए और उन्हें रास्ता देते हुए दरवाजे से हट गए। मौका देखते ही दोनों नकाबपोश महिलाएं चाकू दिखाकर वहां से फरार हो गई। कुछ लोग उन दोनों महिलाओं के पीछे दौड़े, मगर तब तक वे नज़रों से ओझल हो गई थी। कुछ लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर करीब 28 से 30 साल की एक महिला लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उसका नाम था प्रीति शर्मा। उसके पास ही 1 साल का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। कमरे में पहुंची एक बुजुर्ग महिला उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर चुप कराने का प्रयास करने लगी। प्रीति शर्मा के पूरे शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। आसपास रहने वाले लोगों ने प्रीति शर्मा के पति मनोज और उसके बड़े भाई फुलीचंद को घटना की सूचना दी तो दोनों ही घर पहुंच गए। घर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। मनोज के बड़े भाई फुलीचंद ने छोला मंदिर थाने में फ़ोन करके सूचना दी तो छोला थाना के इंचार्ज उदयभान सिंह तत्काल ही पुलिसकर्मियों के साथ लीलाधर कॉलोनी के उस मकान में पहुंच गए जहां महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। प्रीति गंभीर अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे। खून के छींटों से पूरे कमरे की दीवारें रंगी थी। बिस्तर खून से पूरा भिगा हुआ था। जमीन पर एक टूटा चाकू पड़ा हुआ था। प्रीति को तत्काल पीपल्स हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छोला मंदिर थाना पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घटना के करीब 1 साल पहले तक मनोज शिवनगर में अपने बड़े भाई के मकान के एक हिस्से में रहता था। बाद में भाई की मदद से लीलाधर कॉलोनी में उसका मकान बन गया जिसमें नीचे 6 किराएदार रहते थे और ऊपर की मंजिल पर मनोज अपनी पत्नी प्रीति और 3 बच्चों के साथ रहता था। प्रीति का पति मनोज चौक बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता है। 2 बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे और पति चौक बाजार अपनी दुकान पर काम के लिए चला गया था। प्रीति दोपहर अपने घर में अपने 1 साल के बच्चे के साथ थी और घर के काम निपटा रही थी। उसी समय सलवार सूट रेनकोट पहने 2 महिलाएं आती हुई दिखाई दी थी। उन्होंने काला चश्मा, चेहरे पर नकाब, हाथों में ग्लव्स और नीले जूते पहने थे। जब वो गेट के पास आई तो लोगों को लगा कि कोई परिचित होंगी, लेकिन पल भर में वह बाउंड्री के अंदर आ गई और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर मनोज के घर पर पहुंच गई। अंदर घुसते ही उन्होंने गेट अंदर से बंद कर लिया। तभी अचानक ऊपर से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। प्रीति पर चाकू से हमले करने के बाद जब दोनों महिलाएं भाग रही थी तभी एक किराएदार दीपेश ने सलवार सूट पहने हमलावर के पीछे भागने की कोशिश की। तभी उसने देखा था कि उनमें से एक हमलावर का हल्का सा नकाब हटा तो देखा कि वह महिला नहीं बल्कि पुरुष है और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी, सिर के पीछे लंबी सी चोटी है। दीपेश इतना ही देख पाया था कि चाकू दिखाते हुए वह भाग गया। पुलिस की पड़ताल ने यहीं से नया मोड़ ले लिया। पुलिस की पूछताछ में लोगों ने हत्यारे की जो पहचान बताई वह सुनने के बाद प्रीति के पति मनोज शर्मा का माथा ठनका और उसने टीआई भदौरिया से कहा, सर हत्यारा रामनिवास मिश्रा हो सकता है। टीआई भदौरिया ने मनोज से पूछा, यह रामनिवास कौन है? तो मनोज ने बताया कि रामनिवास हमारा रिश्तेदार है। वह मेरी बुआ के लड़के का साला है। यहीं शीतला माता मंदिर के पास रहता है और दुर्गा माता मंदिर का पुजारी है। वह दाढ़ी मूछ रखता है और उसके सिर पर लंबी सी चोटी भी है और उसके बाल भी बड़े हैं। टीआई भदौरिया ने फिर से पूछा, लेकिन वह क्यों प्रीति की हत्या करेगा? साफ साफ बताओ, उसके साथ प्रीति का कोई चक्कर तो नहीं था? मनोज ने बताया कि जब मैं घर पर नहीं होता था तभी अक्सर वो मेरे घर पर आया करता था। ऐसा मुझे मेरे किराएदार बताया करते थे। मैं तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चला जाता था
हमारे जाने के बाद घर में केवल 1 साल का बेटा और प्रीति ही रहते थे। इसके बाद पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो घटना के समय एक ऑटो में 2 नकाबपोश रेनकोट पहने हुए नजर आए। सीसीटीवी में ऑटो घर के बगल वाली गली में आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद नकाब पहने यह दोनों हमलावर प्रीति के घर की तरफ जाते और फिर भागकर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने ऑटो का नंबर ट्रेस किया और उसे खोज निकाला। पता चला कि ऑटो वाला चंदन नाम का युवक था। चंदन ने पूछताछ में पुलिस को बताया, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, खर्चा चलाने के लिए ऑटो भी चलाता हूँ। पुजारी रामनिवास से मेरी पहचान मंदिर में हुई थी। उनको कहीं भी जाना होता था तो वह मुझे ही बुलाते थे। 5 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे रामनिवास ने मुझे फ़ोन करके कहा कि लीलाधर कॉलोनी चलना है, ऑटो लेकर आ जाओ। जब मैं ऑटो रिक्शा लेकर उनके घर गया तो दोनों पति पत्नी बाहर निकले और दोनों ने रेनकोट पहन रखा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं दोनों को लीलाधर कॉलोनी ले आया। उन्होंने लीलाधर कॉलोनी के एक घर से थोड़ी दूर पर पीछे की साइड ऑटो रुकवा दिया और कहा कि हम 5 मिनट में आते हैं। इसके बाद करीब 10 से 20 मिनट बाद वे दोनों आ गए तो मैंने देखा कि उनके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। इसके बाद मैंने उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया था। चंदन के इतना बताते ही पुलिस समझ गई यह हत्या रामनिवास और उसकी पत्नी ने ही की है। इस आधार पर पुलिस ने रामनिवास मिश्रा की तलाश शुरू कर दी। 7 अगस्त को रामनिवास का फ़ोन नंबर निकालकर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो रामनिवास न्यू मार्केट के आसपास था। कई घंटे उसकी तलाश की गई। इस दौरान रामनिवास ने दाढ़ी और मूंछ मुंडवा ली थी। यही कारण था कि पुलिस और उसके मुखबिर उसे पहचान नहीं पा रहे थे। आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर नाखून के निशान थे। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने अपना नाम पता गलत बताया। फिर पुलिस उसे थाने लेकर आई और पूछताछ करने लगी तो काफ़ी देर तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा। इसके बाद पुलिस ने रामनिवास का मोबाइल खंगाला तो पता चला कि किसी चंदन नाम के शख्स के उसके पास हत्या की वारदात से पहले और बाद में फ़ोन आए थे। वह हत्या करने से साफ मना करता रहा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पत्नी के साथ मिलकर प्रीति की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी गिरफ्तार कर लिया। भोपाल की छोला मंदिर पुलिस की पूछताछ करने के बाद में प्रीति की सनसनीखेज हत्या करने के पीछे की जो कहानी सामने आई वह बेहद ही शर्मनाक थी। एक शादीशुदा युवक के दूसरे शादीशुदा महिला से प्रेम संबंधों की कहानी थी। भोपाल की छोला मंदिर की लीलाधर कॉलोनी निवासी 38 साल के मनोज शर्मा की शादी 28 साल की प्रीति से सन 2014 में हुई थी। 28 साल की प्रीति कटनी जिले की रहने वाली थी। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। दरअसल प्रीति की कमर की हड्डी बाहर निकली हुई थी। इसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। इसी बीच प्रीति के लिए भोपाल के मनोज का रिश्ता आया। प्रीति में शारीरिक रूप से कमजोरी थी और मनोज की पहली पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। दोनों ने अपने कमियों के चलते इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और 2014 में उनकी शादी हो गई। मनोज भोपाल में अपने बड़े भाई फूलीचंद के साथ ही रहता था। जब शादी हुई तो प्रीति भी इस परिवार का हिस्सा बन गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच मनोज और प्रीति के 2 बच्चे भी हो गए। मनोज के घर उसकी बुआ के बेटे के साले रामनिवास मिश्रा का आना जाना शुरू हुआ। रामनिवास दुर्गा मंदिर में पुजारी था। प्रीति और रामनिवास दोनों लगभग हम उम्र थे तो दोनों की ठीक ठाक जमती थी। देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से उनके बीच हंसी मजाक चलता रहता था। मनोज ने कभी इस नज़दीकी को प्रेम प्रसंग की दृष्टि से नहीं देखा। अलबत्ता यही सोचा कि रिश्तेदारी में हंसी ठिठोली चलती रहती है। इस बात का फ़ायदा रामनिवास ने उठाया और प्रीति से नज़दीकियाँ बढ़ाई और दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसके बाद जो दोनों के बीच प्रेम मिलाप का सिलसिला शुरू हुआ तो वह लगातार चलता रहा। जैसा कि हमने बताया कि रामनिवास दुर्गा मंदिर का पुजारी था और वहाँ खूब चढ़ावा आता था जिसे वह प्रीति पर खूब उड़ाया करता था। मनोज और बच्चों के घर से निकलते ही रामनिवास प्रीति के घर आ जाता था। मगर कहते हैं ना, इसका और मुस्क छिपाए नहीं छुपते। दोनों के बीच प्रेम संबंधों की भनक आखिरकार मनोज के कानों तक पहुंच गई। मनोज को आसपास के रहने वाले किराएदारों और कुछ पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर से निकलते ही रामनिवास यहाँ अक्सर आता रहता है। मनोज के एक मित्र ने मनोज को आगाह करते हुए कहा कि दोस्त भाभी और रामनिवास को लेकर कॉलोनी में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों की जानकारी लगते ही मनोज के मन में शंका पैदा हो गई। मनोज ने प्रीति को प्यार से समझाते हुए कहा कि कॉलोनी में तुम्हारे और रामनिवास के बारे में इस तरह की बातें की जा रही है। रामनिवास का रोज़ रोज़ घर पर आना ठीक नहीं है। इतना सुनते ही
प्रीति आवेश में आ गई और पति को आग दिखाते हुए बोली, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। रामनिवास तुम्हारी बुआ का लड़का है, उसे घर आने से तुम क्यों नहीं रोकते। मनोज ने रामनिवास को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन रामनिवास और प्रीति के अंतरंग संबंधों ने अब मनोज और उसकी पत्नी के बीच के विश्वास की डोर को तोड़ दिया था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। जब प्रीति दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो प्रीति ने चहकते हुए मनोज को बताया, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। पर मनोज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलकी। जब प्रीति का 7वां महीना चल रहा था तभी एक दिन मनोज और प्रीति के बीच झगड़ा हो गया और मनोज ने प्रीति को घर से निकाल दिया। प्रीति मायके पहुंच गई। प्रीति के घर वालों ने मनोज को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर मनोज प्रीति को अपनाने को कतई तैयार नहीं हुआ। लगातार प्रीति के घर वाले मनोज को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे मनोज ने प्रीति या उसके घर वालों से संपर्क करना बंद कर दिया। वह उनका फ़ोन तक नहीं उठाता था। जवान बेटी अपने बच्चों को लेकर मायके में रह रही थी। इससे प्रीति के पिता की समाज में बदनामी हो रही थी। प्रीति के पिता ने परेशान होकर कटनी पुलिस थाने में मनोज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद मनोज को लोगों ने समझाया कि किसी तरह प्रीति से राजीनामा कर लो, नहीं तो तुम्हें जेल हो सकती है। जेल जाने के डर से मनोज प्रीति को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों फिर से भोपाल में साथ रहने लगे थे। मनोज के खिलाफ प्रीति ने जो उत्पीड़न का केस लगाया था, प्रीति ने उसमें राजीनामा नहीं किया था। मनोज कई बार कह चुका था कि हम अब साथ रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर तुम केस क्यों वापस नहीं ले रही हो। इस बीच प्रीति अपने परिवार में खुशी से रह रही थी। उसका तीसरा बच्चा भी हो चुका था। प्रीति अपने प्रेम संबंधों को भूला नहीं पाई थी। उसके घर रामनिवास का आना जाना फिर से शुरू हो चुका था। इधर रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी पति के प्रीति से नाजायज़ संबंधों की जानकारी हो गई थी। रामनिवास की पत्नी शालिनी के मन में भी आशंका पैदा हो गई थी कि उसके पति और प्रीति के बीच कुछ चल रहा है। इसे लेकर शालिनी का अपने पति से आए दिन झगड़ा होता था। दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार थे। इसके बावजूद दोनों परिवारों में मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह आपस में दुश्मन बन चुके थे और किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। फिर से मामला बिगड़ते देख प्रीति ने रामनिवास से बातचीत करना बंद कर दी। वह उसका फ़ोन भी नहीं उठाती थी। रामनिवास को लगता था कि प्रीति का अब किसी और से अफेयर चल रहा है, इस कारण वह उससे दूरियां बना रही है। प्रीति की वजह से शालिनी के परिवार में कलह होने लगी थी और शालिनी प्रीति से नफरत करने लगी थी। रामनिवास ने प्रीति को सबक सिखाने का प्लान बना लिया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि प्रीति की हत्या की वजह रामनिवास के प्रीति के साथ प्रेम संबंध थे। रामनिवास ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसका और प्रीति का अफेयर चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मुझे शक था कि शायद उसका किसी और से अफेयर चलने लगा है। इस बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हुआ और मैंने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी हत्या करने का फैसला किया। 5 अगस्त 2023 को रामनिवास ने पत्नी शालिनी से कहा, चलो आज हम मनोज के घर चलते हैं और प्रीति से मिलकर मामले को सुलझा लेते हैं। तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह दूर हो जाएंगी। शालिनी झटपट चलने को तैयार हो गई, लेकिन रामनिवास के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने पहले से ही एक चाकू खरीदकर अपने पास रख लिया था। उस दिन बारिश हो रही थी तो रेनकोट पहनकर और मुंह पर नकाब बांधकर दोनों प्रीति के घर जाने के लिए तैयार हुए। रेनकोट में दोनों को पहचानना मुश्किल था। शालिनी ने जब उससे पूछा, ये नकाब की क्या ज़रूरत है, तो रामनिवास ने कहा, वैसे ही हमारा झगड़ा चल रहा है। लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं तो हमें छिपकर ही जाना चाहिए। इसके बाद रामनिवास ने अपनी पहचान के चंदन नाम के ऑटो वाले को फ़ोन लगाकर कहा, चंदन तुम जल्दी से ऑटो लेकर आ जाओ, हमें छोला मंदिर तक जाना है। दोपहर का समय था। चंदन खाना खाकर घर से निकलने ही वाला था कि रामनिवास का फ़ोन आया तो वह बोला, हाँ पंडित जी, 5 मिनट में ऑटो लेकर पहुंच जाऊंगा। ऑटो में बैठकर दोनों लीलाधर कॉलोनी में पहुंच गए। रामनिवास ने चंदन को प्रीति के घर से दूर वाली गली में खड़ा किया और उसे वहीं रुकने को कहा। फिर दोनों ऑटो से उतरे और सीधे प्रीति के घर पहुंच गए। करीब आधा घंटे बाद शालिनी और रामनिवास उसी ऑटो में बैठकर घर वापस आ गए। रामनिवास की पत्नी शालिनी मिश्रा ने पुलिस को बताया, सुबह मेरे पति ने मुझसे अपने साथ प्रीति के घर चलने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे सलवार सूट के साथ ग्लव्स, काला चश्मा और नीले जूते दिए। फिर कहा कि हम प्रीति के पास चल रहे हैं, उससे बातचीत करके सब समस्या को हल कर लेंगे। ऐसे चले तो लोग पहचान लेंगे, इसलिए चेहरे को छुपाकर जाना पड़ेगा। शालिनी ने
आगे बताया, मुझे मेरे पति और प्रीति के अफेयर की जानकारी थी और इसे लेकर घर में हर दिन झगड़ा होता रहता था। मैं प्रीति से पति का पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसलिए उनके साथ चली गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे पति उसकी हत्या करने के मकसद से जा रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और मेरे पति ने उस पर वार करने शुरू कर दिए, ऐसे में मुझे उनका साथ देना पड़ा। वहीं पर प्रीति का 1 साल का बच्चा भी था। मैंने बस उसे ही संभाला था। इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं किया। पुलिस ने प्रीति की हत्या के आरोप में 35 साल के रामनिवास और उसकी पत्नी 30 साल की शालिनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो इस तरह नाजायज़ संबंधों की खातिर प्रीति अपनी जान से हाथ धो बैठी और उसके बच्चे बिन मां के रह गए, जबकि प्रेम में पागल पुजारी रामनिवास मिश्रा को अपनी पत्नी के साथ जेल की चारदीवारी में कैद होना पड़ा। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं हम अपने इस चैनल पर हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।